दोस्तों, जब करेंसी ग्राफ देखा जाता है और डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस कभी 74 तो कभी 75 दिखाई देता है, तब जहन में इस एक्सचेंज रेट के पीछे की पूरी प्रोसेस क्या है, ऐसा सवाल जरूर आता होगा। जब इंडिया अगस्त 15, 1947 में आजाद हुआ, तब 1 यूएस डॉलर की वैल्यू 1 इंडियन रुपी थी। तो इसके बाद ऐसे कौन से इवेंट्स या क्राइसिस हुई कि इंडिया की करेंसी डीएवैल्यूएट होती गई और करेंटली 74 to 75 इंडियन रुपीस पर यूएस डॉलर के बीच होवर कर रही है। आज का वीडियो इंडियन रुपी की 1947 के बाद से अब तक की इसी रोलर कोस्टर जर्नी के बारे में है। हालांकि डॉलर 1944 में ग्लोबली एक स्टैंडर्ड करेंसी माना गया था और यूएसए से इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज भी स्टैंडर्ड यूएस डॉलर्स को ही मानती थी। क्योंकि डिस्कशन करेंसी एक्सचेंज और डिवैल्यूएशन पर है, तो सबसे पहले हम डिवैल्यूएशन क्या होता है और क्यों ग्लोबल ट्रेंड्स का करेंसीज पर असर पड़ता है, इसे समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। किसी भी करेंसी का डिवैल्यूएशन यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो इंपॉर्टेंस में कमी तब होती है जब कोई स्टेक होल्डर या गवर्नमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में गवर्नमेंट अपनी करेंसी की यूएस डॉलर से रिलेटिव वैल्यू को कम कर देती है। हालांकि कई बार गवर्नमेंट्स के हाथों में भी ये डिवैल्यूएशन नहीं रह जाता है। मान लीजिए कि कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाती है जैसे कोविड-19, तो गवर्नमेंट्स को सस्टेन करने के लिए और फाइनेंशियल बर्डन कम करने में परेशानी होती है। इसके कारण एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए करेंसी वैल्यू को कम किया जाता है। हालांकि इससे इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगे हो जाते हैं। दोस्तों, डिवैल्यूएशन डिप्रिसिएशन और डिफ्लेशन से अलग केस है। डिप्रिसिएशन तब होता है जब इंटरनेशनल करेंसी मार्केट में फ्री फ्लोटिंग करेंसी की वैल्यू घटने लगती है और डिफ्लेशन तब होता है जब डोमेस्टिक गुड्स की जनरल वैल्यू गिर जाती है। डिवैल्यूएशन का क्लासिक एग्जांपल अगस्त 5, 2019 में तब सामने आया जब पीपल्स बैंक ऑफ चाइना और पीबीओसी ने युआन को डिवैल्यू किया और 7 युआन पर यूएस डॉलर कर दिया। युआन की वैल्यू घटने का रिजल्ट ये था कि अब चाइनीज गुड्स को खरीदने में कम यूएस डॉलर्स लग रहे थे। कई क्रिटिक्स और फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पीबीओसी के इस स्टेप पर करेंसी मैनिपुलेशन का आरोप लगाया। हालांकि चाइना ने इन एक्विजिशंस को डिसमिस करते हुए कहा कि ये मूव कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन था, जो यूएस द्वारा कुछ वक्त पहले अनाउंस किए गए एडिशनल टैरिफ्स के रिस्पॉन्स में लिया गया था। फर्ज करिए कि आपका एक छोटा सा बिजनेस है और आपको सर्विसेज के लिए प्राइसेस फिक्स करने हैं। ये प्राइस प्रोबेबली उतना कम हो सकता है जितने में आप काम कर लोगे, या उतना ज्यादा सेट हो सकता है जितना आप सोचते हैं कि कस्टमर्स पे कर देंगे। अब पोटेंशियल कस्टमर उनकी पे करने की लिमिट से आपकी प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे। आपके रिस्पॉन्स में यदि आपने प्राइसेस कम कर दिए यानी आपकी करेंसी को डिवैल्यू कर दिया, तो रिजल्ट में लोग आपको ज्यादा हायर करेंगे यानी आपके प्रोडक्ट को इंपोर्ट करेंगे। यही कॉन्सेप्ट करेंसी डिवैल्यूएशन का होता है। पर क्योंकि कंट्रीज और गवर्नमेंट कोई छोटा सा बिजनेस नहीं है, सैकड़ों फैक्टर्स करेंसी को इम्पैक्ट करते हैं। दोस्तों, इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इंडो चाइना वॉर 1962 और इंडो पाक वॉर 1965 लड़ा था। वॉर्स की कॉस्ट सोशली तो ट्रेमेंडस रहती ही है, इकोनॉमिकली भी वॉर्स महंगा साबित होता है। इसके कारण 1966 में इकोनॉमिकल क्राइसिस, मेंटेनिंग इंडियन सोवर्निटी, कांस्टेंट गरीबी के कारण रुपए की वैल्यूएशन कम हुई। इंडिपेंडेंस के बाद से 1966 तक इंडियन रुपी 4.76 पर यूएस डॉलर कॉन्स्टेंटली रही। इन करीब 19 सालों में फॉरेन एड पर रिलायंस और ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहा ताकि ये कांस्टेंट वैल्यूएशन मेंटेन किए जा सके। इन फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए फाइनल स्ट्रॉ का काम 1965 से 1966 के एक मेजर ड्रॉट और इंडिया का चाइना और पाकिस्तान के साथ हुए वॉर्स ने किया। पर इंस्टेंस में डेफिसिट स्पेंडिंग यानी उधार लेकर किया गया खर्चा बढ़ता गया। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक, जो यूएस द्वारा लार्जली फंडेड थी, वो अपना एड का प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। परिणाम ये हुआ कि जून 6, 1966 को इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सिंस इंडिपेंडेंस रुपी को 57% डिवैल्यू किया और प्राइस ₹7.5 पर डॉलर कर दिया। इस स्टेप से पार्लियामेंट और मीडिया में बिटर क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने यह स्टेप सोरिंग इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जरूर लिया था, पर इसका असर ये हुआ कि इंडियन सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। इस स्टेप का असर केवल इंडिया ही नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज जैसे यूएई,
ओमान, कतर में भी हुआ, जहां गल्फ रुपी इशूड बाय आरबीआई यूज किए जाते थे। इस क्राइसिस के बाद इन कंट्रीज ने अपनी करेंसीज को बनाना शुरू किया। इस स्टेप को लेकर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों साइड्स के व्यूज सामने आते हैं। दोस्तों 1991 एक यूनिक ईयर कहा जा सकता है। इंडिया में केबल टीवी की शुरुआत हो रही थी और गल्फ वॉर शुरू था। इसी साल यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यानी यूएसएसआर कोलैप्स हुआ और इंडिया लिबरलाइज हो रहा था। इसके साथ साथ इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस भी इसी साल आई थी, जिसने एक बार फिर इंडियन रुपी को डॉलर के अगेंस्ट कमजोर किया था। इंडिया में डोमेस्टिक और फॉरेन फिस्कल सिचुएशन स्ट्रीटली डिटोरेट हो रही थी और साथ ही साथ पॉलिटिकल उथल पुथल भी शुरू थी। प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह और चंद्रशेखर ने 1990 और 1991 में रेजिग्नेशन दिया था, जिससे एटमॉस्फेयर पॉलिटिकली चार्ज था। मई 1991 में फॉरेन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के असैसिनेशन ने इस वॉलेटाइल और वीक सिचुएशन में एडिशन का काम किया। दोस्तों पॉलिटिकल टर्मोइल के अलावा गल्फ वॉर और यूएसएसआर के कोलैप्स ने क्राइसिस के सडन अकरेंस में इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले किया, क्योंकि इंडिया ईस्टर्न यूरोप को उस वक्त टोटल एक्सपोर्ट्स का करीब 20% हिस्सा एक्सपोर्ट करता था, तो यूएसएसआर के कोलैप्स होने पर यह एक्सपोर्ट स्टॉल हो गया। एक्सपोर्ट्स वैसे भी नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि ग्लोबल ग्रोथ उस दौरान रुकी हुई थी। गल्फ वॉर ने क्रूड प्राइसेस बढ़ाए, जिसका असर इंडिया के इंपोर्ट बिल्स पर पड़ा। ये प्राइसेस ग्लोबली इंपैक्ट कर रहे थे, पर इंडिया के उस वक्त स्ट्रेस्ड इकोनॉमिक सिनेरियो में इसने और प्रेशर ऐड किया। फिस्कल डेफिसिट यानी गवर्नमेंट का रेवेन्यू से ज्यादा खर्च करना उस साल अनअफोर्डेबल 7% पर था। आज हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और ट्रेड डेफिसिट को हैंडल किया जा सकता है, जो 1991 में नहीं था। तो ट्रेड डेफिसिट भी क्राइसिस में एडिशन का काम कर रहा था। ये प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट इसलिए थी क्योंकि इंडिया 1991 तक एक क्लोज्ड इकोनॉमी था। इन सभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से एक बबल बन गया था, जिसके कारण रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला स्टेप था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $2.2 बिलियन का इमरजेंसी लोन 67 टन इंडियन गोल्ड के बदले लेना। आरबीआई ने करेंसी का करीब 20% डिवैल्यूएशन किया और इंडियन रुपी यूएस डॉलर के मुकाबले फर्दर वीक हो गया। यदि आपको ध्यान हो तो 1991 में इसी क्राइसिस को कंटेन करने के लिए इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसीज लागू की गई थी, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हो गए थे। इन लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसीज के कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो आई, पर 2000s तक भी रुपीस की सिचुएशन डॉलर के मुकाबले बेहतर नहीं हो पाई। 2000 से लेके 2007 तक यानी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तक इंडियन रुपीस का रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इस जर्नी को रोलर कोस्टर जर्नी किसी कारण से ही कहा जाता रहा है। इन 7 सालों में रुपी का डिक्लाइन रुपीस 44 से 48 पर डॉलर के बीच रुक गया। यहां तक कि 2007 में रुपी स्ट्रांग हुआ और 39 पर डॉलर तक आया था, लेकिन फिर 2008 में दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो गई। दोस्तों अगस्त 2007 में सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस शुरू हुआ और धीरे धीरे ये इकोनॉमिकल क्राइसिस 23 सितंबर 2008 में लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद ग्लोबल हो गई, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर इमीडिएट इंपैक्ट हुआ। ये इंपैक्ट 3 तरीकों से इंडिया तक आया: फाइनेंशियल सेक्टर, एक्सपोर्ट्स और एक्सचेंज रेट्स। फाइनेंशियल सेक्टर में दोस्तों इक्विटी मार्केट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स सफरिंग से नहीं बच पाई, पर फॉर्चुनेटली इंडियन बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से सब प्राइम क्राइसिस का शिकार नहीं हुआ था। बड़ी बैंक्स में केवल आईसीआईसीआई इस क्राइसिस से पार्शियली इफेक्ट हुई थी, पर इस इम्पैक्ट के बढ़ने से पहले ही गवर्नमेंट ने बैंक के डिपॉजिट्स को लेकर टाइमली एक्शन लिया, और क्योंकि आईसीआईसीआई के बैलेंस शीट स्ट्रांग थी तो प्रॉब्लम सिवियरिटी से पहले ही रुक गई। लेकिन इक्विटी मार्केट में करीब 60% डिक्लाइन रजिस्टर हुआ, जहां जनवरी 2008 में सेंसेक्स 21,000 था। ईयर एंड तक इक्विटी मार्केट इंडेक्स से 1.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स वाइप आउट हो गए। इन सभी कारणों से रुपीस फर्दर डिप्रिशिएट हुआ और फॉरेन लोन्स की कॉस्ट बढ़ गई। दोस्तों यदि करंट फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो अभी भी कोविड-19 के कारण इकोनॉमी स्टेबल नहीं नजर आती है। कुछ महीनों पहले इंडिया में कोविड की दूसरी वेव आई थी और डेली करीब 3 to 4 लाख केसेस सामने आते थे। ये एक की कंसर्न है। पैंडेमिक के कारण लगे लॉकडाउन्स, रेस्ट्रिक्शंस और अनसर्टेनिटी के कारण इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हुई है, और क्योंकि इसी दौरान कंट्री रन भी कर रही थी तो डिवैल्यूएशन हुआ। दोस्तों यूएस इकोनॉमी बेटर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस के साथ डॉलर को मजबूत कर रही है, जिससे रुपी पर प्रेशर बढ़ रहा है।
इस साल जनवरी में $1.23 पर यूरो का रेट था। करेंटली डॉलर के मजबूत होने पर यह $1.18 पर यूरो हो गया है। इसके अलावा रुपी पर बर्डन का एक कारण यह भी है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इंडियन इक्विटी मार्केट में अक्टूबर 2020 और फरवरी 2021 के बीच ₹1.94 करोड़ मनी पंप की थी, वो भारी विड्रॉल कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2021 में करीब ₹2200 करोड़ का विड्रॉल हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्या रुपी फ्यूचर में भी वीक ही रहने वाला है या गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजीज इसे स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकती हैं? फिलहाल कंक्लूसिवली ये कह पाना मुश्किल है क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। थर्ड वेव को लेकर भी मेडिकल एक्सपर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स प्रेडिक्शन कर रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की अप्रैल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के मुताबिक नियर फ्यूचर में ₹77 to 78 पर डॉलर पर पहुंच सकता है। ये इंपोर्टर्स और फॉरेन करेंसी में एक्सपेंडिचर प्लान कर रहे इंडिविजुअल्स के लिए एक चिंता का विषय है। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस करेंसी की डिवैल्यूएशन प्रोसेस के बारे में, और आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको लेने के बाद हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ सकती है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।